नमस्कार, मैं जनमक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अपनी नाकामियों के लिए बार बार अपनी थू कराती है, उसी कड़ी में एक और बात फिर से जुड़ गई है कि पालघर में जिस तरीके से साधुओं की हत्या हुई थी, कल्पग्रेस्ट गिरी सुशील गिरी जी महाराज और उनके साथ साथ उनका जो ड्राइवर था नीलेश तेलगड़े, उनको सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जिस तरीके से मार दिया था और उसमें पुलिस वालों ने भी उनको भीड़ के हवाले कर दिया था, उनकी गाड़ी को जला दिया गया था। तो इस पूरी घटना की पूरे देश में आलोचना हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इस पर केस दर्ज किया था, लेकिन इस घटना के बहुत ज़्यादा दिन बीत जाने के बावजूद जब 90 दिन हो गए और कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, उसकी वजह से कोर्ट ने इस पूरे मामले में 28 लोगों को जमानत दे दी, जो कि एक बेहद शर्मनाक सूचना है महाराष्ट्र सरकार को लेकर। महाराष्ट्र सरकार इन सभी लोगों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जांच के नाम पर लीपापोती की गई और जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम लोगों के दबाव के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद 47 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, जिनके ऊपर ये मामला था कि इन्होंने हत्या का प्रयास किया, हत्या की और उसके बाद पुलिस के काम में रोका और साथ ही साथ दंगे भड़काने का काम किया था। लेकिन कोर्ट ने जिस तरीके से जमानत दी है, उसमें आधार ये बताया गया है कि 90 दिन बाद भी इनकी खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल की गई है। हालांकि इनमें से 18 लोगों को बाद में दोबारा से हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ और भी एक मामला है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र पुलिस न तो जांच में कोई दिलचस्पी लेती है, ना उसे अपराधियों को सजा दिलाने में कोई दिलचस्पी है। जिस तरीके से ये घटना हुई थी, उसमें पुलिस की भूमिका सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में आई थी, क्योंकि पुलिस वालों ने उन साधुओं को, उनके ड्राइवर को बचाने की बजाय भीड़ के दबाव में आते हुए भीड़ के सामने उन लोगों को धकेल दिया था, जिसके बाद बड़ी बेरहमी के बाद इन साधुओं की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद भी जब इसको लेकर एफआईआर नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरे देश में उबाल था, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो फुटेज सामने आई थी उसमें स्पष्ट तौर पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जो भूमिका थी वो सबसे ज़्यादा निंदनीय थी इस पूरे मामले में। उसके बाद किसी तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी मामले में जब अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछ लिए थे और सोनिया गांधी का जो पुराना नाम है, उनका जो असली नाम है, उससे पुकार लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने 2000 से ज़्यादा एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ करा दी थी। अर्नब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ से फिर उन सभी एफआईआर को मुंबई की एक एफआईआर मानकर बाद में निरस्त कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में थी। एनसीपी के एक नेता का नाम इसमें आ रहा था, स्थानीय नेता का पूरा हाथ इसमें था। जिस तरीके से ये अपराधियों को छोड़ा गया है और जमानत दे दी गई है, उसके बाद फिर से ये सामने आ गया है कि महाराष्ट्र सरकार की जो नीतियां हैं अब तुष्टीकरण वाली हो गई हैं। इसी वजह से पहले साधुओं की हत्या होती है, कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद इन अपराधियों के खिलाफ किसी तरीके से जांच में कोई ऐसा काम महाराष्ट्र पुलिस करने में नाकाम रहती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिहार पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और इसको लेकर बिहार सरकार ने एक सीबीआई की जांच की मांग की थी, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस जांच के मामले में किस तरीके से राजनीति के हाथों में खेलते हैं और उन्हें जांच से कोई मतलब नहीं रहता है, बल्कि जैसा सत्ता चाहती है, सत्ताधारी पार्टी चाहती है, वैसा वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर जनरल ने तमाम राज खोले और बताया कि किस तरीके से सुशांत के इस केस में एफआईआर तक दर्ज करने में मुंबई पुलिस नाकाम रही है। और अब पालघर के मामले में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के बावजूद इस इतने बड़े मामले को, जिसको लेकर पूरे देश में उबाल मचा था, तमाम सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम हैशटैग ट्रेंड किए थे और इस वीडियो के बारे में जब भी लोगों को पता चला तो सभी लोगों ने इसकी आलोचना की थी। उसके बावजूद इस मामले को गंभीरता से महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं लिया, क्योंकि इस पूरे मामले में जो स्थानीय तौर पर दोषी थे वो कांग्रेस और एनसीपी से संबंध रखते थे। शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के ही सहयोग से चलती है, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने अपना काम मुस्तैदी के साथ नहीं किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला हो गया कि कोर्ट ने इन 28 लोगों को जमानत दे दी और उसके लिए पुलिस की नाकामी सबसे बड़ा कारण रही।
तो ये स्थिति महाराष्ट्र की है और इसके पीछे अगर किसी को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो वो उद्धव ठाकरे को, उनके बेटे आदित्य ठाकरे को और पूरी शिवसेना को। एनसीपी और कांग्रेस तो पहले से ही इस पूरे मामले में बदनाम है ही, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी है और वो हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, उन्हीं की पार्टी ने जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के नाम पर 2 साधुओं को मारा जाता है, उनके एक ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है, उस मामले में भी जिस तरीके की लापरवाही दिखाई गई है पुलिस के द्वारा, या जिस तरीके की एक तरीके से लीपापोती करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर शिवसेना के ऊपर से जो हिंदू का एक मुखौटा उन्होंने लगा रखा था हिंदूवादी पार्टी होने का, वो पूरी तरीके से हट गया है। और जैसा कि पहले सुनने में आता था कि मॉब लिंचिंग के नाम पर पूरे देश में हरे लाल चैनलों के पत्रकार अपनी टीवी स्क्रीन काली कर लिया करते थे, तमाम तरीके के लेक्चर दिया करते थे, लेकिन इस घटना पर किसी भी इस तरीके के पक्षकार, प्रपंचकार या पत्रकार ने कोई टीवी स्क्रीन नहीं काली की थी। सिर्फ सुधीर चौधरी और अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार थे जो इस मुद्दे को उठा रहे थे, जिनकी वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से उस प्रयास को भी नाकाम साबित करने की या विफल करने की कोशिश की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऐसा लगता है कि इस मामले में तमाम दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि पुलिस ने जांच करने के बजाय, उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बजाय उन्हें छूट जाने दिया। और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने भी जिस तरीके का जो उदासीन रवैया अपनाया है वो भी सवालों के घेरे में है। इसको लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना के समर्थकों के बीच भी रोष है और उन्हें इस बात का दुख है कि बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी, मराठी और मानवता के नाम पर जो एक नई सोच उन्होंने दी थी, उसको पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे ने भुला दिया है। और उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उनके ऊपर कांग्रेस और एनसीपी का जो दबाव है, उसकी वजह से वो अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के बजाय उन्हें बचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि 3 लोगों की हत्या करने के बाद जो स्थानीय पुलिस है वो पहले से ही सवालों के घेरे में थी, फिर भी उसने इतनी बड़ी गलती क्यों की? क्या इसके लिए उसे जो अनिल देशमुख हैं गृह मंत्री, उनकी तरफ से निर्देश मिले थे, या उद्धव ठाकरे की तरफ से निर्देश मिले थे, या जो दूसरे कांग्रेसी नेता हैं पृथ्वीराज चव्हाण हो या अशोक चव्हाण, उनकी तरफ से ऐसा निर्देश था जिसकी वजह से इतनी निर्लज्जता के साथ पुलिस ने अपने काम को नहीं किया और उसकी वजह से अपराधी अब बाहर आ गए हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ भी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही और उसके बाद निर्लज्जता के साथ वो तमाम तरीके की बातें करते रहे। दूसरी तरफ संजय राउत जैसे लोग हैं जो तमाम तरीके के लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, लोगों को सलाह देते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको सीबीआई जांच की मांग करनी है तो दूसरे मामले हैं। वो कभी बिहार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से बिहार पुलिस के एक अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को उन्होंने क्वारंटीन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अपराधी छूट रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उससे पहले भी जिस तरीके से जब पूरा दबाव पड़ा था पूरे देश का, उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई थी, तो शुरू से ही लग रहा था कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि दोषियों को सजा मिले, या जो मॉब लिंचिंग करने वाले, दंगा करने वाले और 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को घेर कर मारने वाले लोग हैं, चूंकि वो एनसीपी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उन लोगों के लिए भी है जो बड़ी बिंदी गैंग वाले लोग हैं, अखलाक के नाम पर पूरे देश में बवाल करने की कोशिश करते हैं, केजरीवाल जैसे लोग हैं, या फिर दूसरे जो टीवी चैनल के और दूसरे सामाजिक संगठनों के नाम पर जो अर्बन नक्सलिज्म चलाते हैं, वो लोग भी क्या इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाएंगे, महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाएंगे, और क्या उन साधुओं की हत्या के लिए दोषी जो लोग हैं उनके लिए सजा की मांग करेंगे? वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो मामला है वो हिंदू साथियों की मौत का है। यहाँ जो मामला है वो ड्राइवर भी हिंदू है और इसीलिए उनके लिए यहाँ पर टीआरपी भी नहीं है और उनके लिए राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका भी नहीं है। वो इसीलिए इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस मामले के लिए भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिशें की गई, तमाम तरीके के बयानात इस पर जो आए
आए थे, संजय राउत के जो बयान आए थे, उद्धव ठाकरे भी इस मामले में बोलने से काफ़ी समय तक बचते रहे थे। तो इससे पता चलता है कि शिवसेना अब पूरी तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के सामने सरेंडर कर चुकी है और उसके लिए शिवसेना के जो अभी प्रमुख है उद्धव ठाकरे, वो अपने पिता के सभी आदर्शों को भी तिलांजलि देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उसके जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत थे, जो उनकी सोच थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी बनाई थी और जिसकी वजह से उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अब तक सत्ता में आने का मौका मिलता रहा, उन सभी समर्थकों की भी जो भावना है उसके खिलाफ जाते हुए उद्धव ठाकरे अब पूरी तरीके से कांग्रेस और एनसीपी के हाथों में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कोरोना के मामले में भी महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके की लापरवाही दिखाई है, उससे महाराष्ट्र में कोरोना से होने वाली मौतें सबसे ज़्यादा हैं और कोरोना के बीमारों की संख्या भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो ये सारी जो स्थिति है वो बताती है कि किस तरीके से जब सत्ता के मद में या सत्ता के लोभ में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो जनता का भला नहीं करता, बल्कि जनता के लिए रोज नित नई परेशानियां ही पैदा करता है, जैसा कि करते हुए उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार नजर आ रही है। और दो उदाहरण अब सामने आ चुके हैं किस तरीके से पालघर के मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एफआईआर तक नहीं की जाती है। 56 लोगों के स्टेटमेंट केवल दिखावा करने के लिए किए जाते हैं और जब सीबीआई की जांच की उसमें शुरुआत हो जाती है केंद्र के द्वारा, तो उस पर अपना पक्ष रखते हुए इसको खारिज करने की बात की जाती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार एक्सपोज हो गई है और जनता भी देख रही है कि महाराष्ट्र सरकार उनके हित में नहीं बल्कि किसी और के हित में काम करती है। जय हिंद, जय भारत।